एक समय की बात है। शिखा अपनी सौतेली माँ शीला, पिता मोहन और अपनी दो सौतेली बहनों ईशा और तृप्ति के साथ रहा करती थी। शीला एक बहुत ही चालाक औरत थी। जब मोहन की पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसने मोहन को अपने जाल में फंसाकर उससे उसके पैसों के लिए शादी कर ली। मोहन भी अपनी बेटी शिखा की देखभाल के लिए एक माँ चाहता था, इसलिए उसे भी दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं था। परंतु उसका ये फैसला बहुत ही गलत साबित होता है। शीला मोहन के सामने तो शिखा से बहुत ही ज्यादा प्यार करा करती थी, परंतु जब मोहन काम के सिलसिले से बाहर चला जाता तो वो शिखा से पूरे घर का काम करवाती थी और अपनी दोनों बेटियों को राजकुमारियों की तरह रखती थी। शिखा नहीं चाहती थी कि उसके घर में किसी भी तरह का कलेश हो, इसलिए वो अपने पिता को अपनी सौतेली माँ के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में नहीं बताती थी। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी शीला कहती है, क्या बात है शिखा बेटा, तुमने अभी तक इतना थोड़ा सा ही खाना खाया। चलो जल्दी से अपना खाना फिनिश करो। देखो तुम कितनी दुबली होती जा रही हो। मैं नहीं चाहती कि तुम कमजोर बनो, मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से खा पी कर एकदम मजबूत बनो। मोहन ये सब देखकर कहता है, सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैंने तुमसे शादी की। तुम शिखा का ध्यान एकदम अपनी खुद की बेटी की तरह रखती हो। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मुझे एक बात बतानी थी। हाँ जी बोलिए। वो मुझे ऑफिस की तरफ से एक 6 महीने की ट्रिप पर जाना है, तो उसके लिए मुझे कल ही निकलना होगा। मैं पहले तो शिखा के लिए बहुत परेशान था, पर ये सब देखकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। शिखा अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है, पिताजी आप मत जाइए ना। वैसे भी आप अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं, मुझे आपके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। प्लीज मत जाइए। अरे शिखा बेटा ऐसा नहीं कहते, पापा को काम से बाहर जाना है, उन्हें ऐसे टोकते नहीं है। और वैसे भी मैं और तुम्हारी बहन है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। इसके बाद शीला शिखा को आंखें दिखाती है, जिससे शिखा चुप हो जाती है। अगले दिन शिखा के पिता अपनी 6 महीने की ट्रिप पर निकल जाते हैं और उस दिन से शीला का अत्याचार शिखा पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो उससे अब घर के सारे काम कराने लगती है, यहाँ तक कि वो घर की नौकरानी को भी छुट्टी दे देती है। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। फिर एक दिन शीला अपनी दोनों बेटियों के लिए बाजार से 2 बहुत ही सुंदर ब्रांडेड लिपस्टिक लेकर आती है और अपनी बेटियों को दिखाते हुए कहती है, ये देखो तृप्ति और ईशा, ये दोनों लिपस्टिक जो तुम देख रही हो ना, ये वही लिपस्टिक है जिसकी ऐड टीवी में बड़ी बड़ी हीरोइंस करती है। मैंने इनका कलर देखा और मुझे लगा कि लिपस्टिक मेरी बेटियों के लिए ही बनी है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए ले आई। पर माँ ये तो बहुत ही महंगी लिपस्टिक है। हाँ मैंने भी सुना है, इस लिपस्टिक की कीमत बहुत ही ज्यादा है। किसी भी लिपस्टिक की कीमत मेरी बेटियों से ज्यादा नहीं है और मैं जानती हूँ ये लिपस्टिक तुम्हारे चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी। शिखा भी वहीं पर खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। शिखा को बचपन से ही लिपस्टिक का बहुत शौक था। वो अपनी माँ की लिपस्टिक निकाल निकाल कर लगाया करती थी। जब वो उन लिपस्टिक को देखती है तो उसे भी उन्हें लगाने का मन करता है, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है, माँ क्या एक बार मैं भी ये लिपस्टिक ट्राई कर सकती हूँ? तू जानती भी है इसकी कीमत क्या है? तेरी औकात से बहुत बाहर है। तू इसे लगाना तो छोड़, छू भी नहीं सकती, समझी? जा जल्दी से मेरे और मेरी बेटियों के लिए नूडल्स बना कर ला। बेचारी शिखा आंखों में आंसू लिए रसोई में चली जाती है और नूडल्स बनाने लगती है। साथ ही साथ रोते हुए कहती है, माँ आप क्यों चली गई? आपके जाते ही पिताजी ने ऐसी औरत से शादी कर ली जो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि मुझ पर अत्याचार करती है। ना मुझे ढंग का खाना खाने को देती है, ना ही पहनने को, ना ही मेरी कोई इच्छा पूरी करती है। शिखा ये सब बोल ही रही होती है और उसका ध्यान नूडल्स पर नहीं जाता, जिससे सारे नूडल्स जल जाते हैं। जिसकी बदबू सूंघकर शीला रसोई में आती है और नूडल्स को देखकर शिखा को एक जोरदार चांटा लगाते हुए कहती है, अरे अकल की अंधी, ध्यान कहाँ है तेरा? सारे नूडल्स जला दिए। अब मेरी बेटी और मैं क्या खाएंगे? पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। चल जा जल्दी से मार्केट से नूडल्स लेकर आ, समझी?
शिखा उदास होकर मार्केट से नूडल्स लेने चली जाती है। शिखा जब भी दुखी हुआ करती थी तो वो अपने घर के रास्ते में पड़ने वाले एक जंगल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन को शांत किया करती थी। आज भी वो ऐसा ही कर रही थी कि तभी उसे उस जंगल के साथ वाली नदी में एक छोटी सी बिल्ली डूबती हुई दिखाई देती है। शिखा बिना कुछ सोचे नदी में कूद जाती है और जैसे तैसे उस बिल्ली की जान बचाती है। पानी से बाहर आते ही वो बिल्ली एक परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर शिखा हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो परी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अग्नि परी हूँ। पानी से मुझे खतरा रहता है और गलती से मैं नदी में डूब गई, इसीलिए मैं एक बिल्ली के रूप में बदल गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम जल्दी ना करती तो शायद मैं वापस कभी परी नहीं बन पाती। क्या हुआ, तुम थोड़ी उदास लग रही हो? इसके बाद शिखा अपनी सारी कहानी उस परी को बताती है। शिखा की सारी कहानी सुनकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और 3 बहुत ही सुंदर लिपस्टिक प्रकट करती है। शिखा, ये तीनों लिपस्टिक जो तुम देख रही हो ये कोई मामूली लिपस्टिक नहीं है, बल्कि जादुई लिपस्टिक है। ये तीनों जादुई लिपस्टिक मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। जब भी तुम्हारे पास घर का बहुत सारा काम हो तो तुम इस पिंक वाली लिपस्टिक से कहना, ये तुम्हारे घर के सारे काम कर देगी। और जब भी तुम्हें भूख लगे या तुम्हें खाने की जरूरत हो तो तुम इस लाल वाली लिपस्टिक से कहना, ये तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। और जब भी तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो तुम इस सुनहरी लिपस्टिक से कहना, ये तुम्हारी धन दौलत की हर जरूरत पूरी कर देगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और शिखा उन तीनों लिपस्टिक को लेकर घर आ जाती है। इसके बाद शिखा को जब भी घर का सारा काम करना होता तो वो पिंक वाली लिपस्टिक से कहकर घर का सारा काम कर लेती और जब भी उसे भूख लगती तो वो लाल लिपस्टिक का इस्तेमाल करके अपना पेट भर लेती और जब भी उसे पैसों की जरूरत होती तो जादुई सुनहरी लिपस्टिक का इस्तेमाल करती। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन ईशा तृप्ति और शीला के साथ में बैठकर बातें कर रही थी कि तभी ईशा कहती है, माँ, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? कैसे गड़बड़? मैं कुछ समझी नहीं। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, ये शिखा की बच्ची हर काम इतना जल्दी कर देती है, जबकि हम इसे सिर्फ एक वक्त का खाना देते हैं। उसके बाद भी इसके अंदर इतनी ताकत आती कहाँ से है? हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये बहुत खुश लग रही है। हम इसका पता लगाना होगा। इसके बाद तीनों माँ बेटी मिलकर शिखा पर नजर रखने लगती है। फिर एक दिन जब शिखा अपनी तीनों जादू लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही होती है तो वो तीनों माँ बेटी शिखा को देख लेती है और फिर शिखा जब वहाँ से जाती है तो शीला उन तीनों लिपस्टिक को चुरा कर अपनी बेटियों के कमरे में आ जाती है और फिर वो तीनों एक एक करके वो लिपस्टिक लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस लिपस्टिक को लगाती है उनका पूरा चेहरा काला पड़ जाता है और उनके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और उन तीनों की वही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब शिखा के पिता घर वापस आते हैं तो शिखा उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद मोहन शिखा से माफी मांगता है और उस दिन के बाद से वो दोनों आपस में खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में सपना अपनी सौतेली माँ जानकी और 2 सौतेली बहन टीना और मीना के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही सपना की माँ का निधन हो गया था और सपना की अच्छी देखभाल के लिए किशोर दास जानकी से दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन बेचारे किशोर दास को कहाँ पता था कि जानकी और उसकी दोनों बेटियां कितने बुरे स्वभाव की हैं। तीनों माँ बेटी मिलकर बेचारी सपना के ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार क्या करती थी और किशोर दास को कानों कान भनक भी नहीं लगने देती थी कि वह उसके साथ कैसा बर्ताव करती है, क्योंकि किशोर दास तो शहर में काम किया करता था और जब भी वह शहर से वापस आता तो तीनों माँ बेटी सपना के साथ ऐसा बर्ताव करती जैसे उनसे अच्छा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन किशोर दास शहर से वापस आता है और अपनी तीनों बेटियों के लिए सुंदर सुंदर लहंगे लेकर आता है। तभी जानकी कहती है, अरे ये लहंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और सपना बिटिया का और भी ज्यादा सुंदर है। सपना बिटिया, तुम इस लहंगे में बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी। सपना दीदी, मैंने आपके रूम की सफाई कर दी है। सपना दीदी, मैंने आपके सभी कपड़ों पर इस्त्री भी कर दी है और आपका मनपसंद पास्ता भी बना दिया है। जल्दी से खा लीजिए, अगर ठंडा हो जाएगा तो आप हमारी बहुत पिटाई करेंगी। सपना,
तुमने अपनी दोनों बहनों को अपनी नौकरानी बना कर रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। अरे अरे रहने दीजिए ना, आप सपना बिटिया को क्यों डांट रहे हैं? मैं तो इससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती और आप इसे डांट रहे हैं। अगर इससे गुस्सा आ गया तो, इसने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो, इसने हमें घर में रहने की परमिशन दे दी, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि ये मुझे अपनी माँ और मेरी दोनों बेटियों को अपनी बहन मान ले, मगर ये मानती ही नहीं है। जाओ सपना बिटिया, तुम पास्ता खा लो। तीनों माँ बेटी की यह ड्रामे देखकर सपना बेचारी मन ही मन में बहुत रोती है और सोचती है, ये तीनों कितने ड्रामेबाज हैं। अगर इन्होंने मुझे धमकी नहीं दे रखी होती कि ये शहर में पिताजी को गुंडों से मरवा देंगी, तो मैं कब कब पिताजी को सारी हकीकत बता देती कि ये तीनों कितने दुष्ट और बुरे स्वभाव के हैं। पिताजी एक दिन के लिए आते हैं और उस दिन भी मुझे बुरा बना देते हैं। पिताजी को क्या पता कि इन्होंने मुझे नौकरानी बना कर रखा है, मुझसे सारा काम कराती है, मुझे मारती है, पीटती है। अफसोस कि मैं कुछ नहीं कह सकती। ऐसा सोचकर सपना आंखों में आंसू लेकर अपने रूम में चली जाती है और किशोर दास के शहर जाने के बाद टीना मीना सपना के पास आती हैं और उससे उसका लहंगा छीनकर उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं, चंगा नौकरानी के बच्चे, ये लहंगा मुझे दे। अरे बड़ी लहंगा पहनने वाली, तुझे पता नहीं हमने तुझे इस घर की नौकरानी बना के रखा है और घर की नौकरानी मालकिन की तरह सुंदर सुंदर लहंगे नहीं पहनती, इसलिए चुपचाप किचन में जा और हम दोनों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना। सपना चुपचाप किचन में जाकर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाती है और वहीं दूसरी तरफ टीना और मीना आपस में बातें करती हैं। मीना, बहुत दिन हो गए इस बहन जी गवर्न नौकरानी को हमने सबक नहीं सिखाया, एक दो थप्पड़ मारकर कहाँ मजा आता है। इसके साथ चल मजे लेते हैं, आज मम्मी से इसकी अच्छी तरह पिटाई करवाते हैं, बहुत मजा आएगा। बहुत दिन हो गए इससे मजे नहीं लिए। हाँ टीना तो बिल्कुल सही कह रही है, और कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से मम्मी का पारा हाई हो जाए और गुस्से में आकर इसकी इतनी पिटाई करें कि बेचारी से चला भी ना जाए, बहुत मजा आएगा। चल चल। अरे हाँ याद आया, मम्मी को नेट वाला लहंगा बहुत ज्यादा पसंद है ना, अगर कोई उसे उनकी बिना इजाजत के हाथ भी लगा दे तो मम्मी कैसे आग बबूला हो जाती है, समझ रही है ना हमें क्या करना है। ऐसा सोचकर टीना और मीना अपनी माँ के रूम में जाती है, वहाँ से नेट वाला लहंगा निकालती है और उसे इस तरह से पूरी तरह से जला देती है और बहुत खुश होती हैं। अब आएगा मजा, अब देखते हैं कि माँ इसके साथ क्या करती है, कहीं माँ गुस्से में आकर इसे जान से ही न मार दे। इस तरह से दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ बेचारी सपना इस सब से बेखबर कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वह अपना काम कर रही थी, पहले किचन में इतना सारा खाना बनाया, उसके बाद बहुत सारे कपड़े धोती है और पूरे घर की सफाई करती है। और जब जानकी अपने रूम में जाती है और अपना लहंगा जला हुआ देखती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सपना को जोर जोर से आवाज लगाती है, मनहूस सपना कहाँ मर गई, जल्दी से मेरे पास आ, आज तो मैं तेरी खबर लेती हूँ, कहाँ मर गई, जल्दी से आती है या नहीं, या फिर तुझे वहीं आकर सबक सिखाऊं। सपना सपना मर गई क्या, आवाज नहीं आ रही, कब से तुझे बुला रही हूँ। क्या हुआ माँ, आप इतनी तेज आवाज क्यों लगा रही हैं? मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी इसलिए आवाज नहीं गई, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? सपना के इतना कहते ही तभी जानकी प्रेस उठाती है और गर्मा गर्म प्रेस सपना के हाथ पर लगा देती है और उसका जला हाथ मोड़कर कहती है, मनहूस मेरा फेवरेट इतना महंगा और सुंदर लहंगा जलाकर कह रही है क्या माँ मुझसे कोई गलती हो गई? तूने तो इतनी बड़ी गलती की है, अगर मैं तुझे जान से भी मार दूं तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। अब मुझे सच सच बता कि तूने मेरा लहंगा क्यों जलाया? तुझे क्या अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? माँ कैसा लहंगा, कौन सा लहंगा, मुझे कुछ नहीं पता, आप क्या कह रही हैं? पहले तो आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आज तो मैं पूरे दिन आपके रूम में आई भी नहीं हूँ। पहले टीना और मीना के लिए इतना सारा खाना बना, उसके बाद कपड़े धोए, सफाई की, आपने बुलाया तो मैं आपके रूम में आई हूँ। माँ मुझे कुछ नहीं पता, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जानकी बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। टीना मीना को हंसता हुआ देखकर सपना सब समझ जाती है कि यह सब कुछ उन दोनों ने ही किया है। तभी वह उनके पास जाती है और उनसे कहती है, टीना और मीना आखिर तुम्हें क्या मिलता है मुझे इतना पिटवा कर? मैं तो तुम्हारी हर बात मानती हूँ, अच्छी भी बुरी भी, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जैसे भी हूँ सौतेली हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। अब देखो मारे मेरा पूरा हाथ जला दिया, मुझे कितना दर्द हो रहा है।
पहली बात तो हम तुझे अपनी बहन नहीं मानते और तुझे परेशान करने में और तेरी पिटाई करवाने में हमें बहुत मजा आता है। ये मजे हमें कहाँ मिलेंगे? मीना, मैं सही कह रही हूँ ना? और हाँ, मम्मी कह रही थी घर का राशन खत्म हो रहा है, इसलिए वह तुझे लेकर आना होगा। यह ले लिस्ट और जल्दी से लेकर आ, अगर माँ से दोबारा पिटाई ना खानी हो तो। सपना चुपचाप सामान की लिस्ट लेती है और बाजार के लिए निकल जाती है, क्योंकि वह अपनी सौतेली माँ से दोबारा पिटना नहीं चाहती थी। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और वह बाजार की तरफ रोती हुई जा रही थी और अपने माता पिता को भी बहुत याद करती है। माँ, आप मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चली गई? देखो तो मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार करती है। पहले तो वो मुझे सिर्फ खाना नहीं देती थी, रूखा सूखा देती थी, फटे पुराने कपड़े देती थी, लेकिन अब तो उन्होंने हद ही पार कर दी, मेरा पूरा हाथ जला दिया और उसके बाद मुझसे काम भी करा रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और पिताजी तो शहर में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझसे कितना प्यार करती है, बल्कि मैं गलत हूँ। मैं तो उन्हें सच भी नहीं बता सकती। मैं क्या करूँ? आगे कुआं पीछे खाए, कहाँ जाऊँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से सपना बहुत रो रही थी, तभी उसे आवाज आती है। अरे, कोई है क्या? कोई हमारी आवाज सुन सकता है? कृपया करके हमें इस कुएं से बाहर निकालो। क्या कोई है जो हमारी आवाज सुन सकता है? हमें इस कुएं से बाहर निकालो। सपना को यह आवाज आ रही थी और वह तुरंत कुएं के पास जाती है तो उसे 2 सोने और चांदी के लहंगे नजर आते हैं, लेकिन वह सोचती है आवाज तो इस कुएं के अंदर से ही आ रही है, लेकिन इसके अंदर तो कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, बस सोने और चांदी जैसे लहंगे नजर आ रहे हैं। चलो इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद क्या पता इसके अंदर कोई इंसान हो जो आवाज लगा रहा हो। ऐसा सोचकर सपना उस कुएं के अंदर से वह सोने और चांदी के लहंगे बाहर निकाल लेती है। तभी चांदी के लहंगे से आवाज आती है, सुनो लड़की, तुम तो हमारे लिए मसीहा बनकर आई हो। हम यहाँ 10 साल से इस कुएं के अंदर कैद हैं, लेकिन किसी ने आज तक हमारी आवाज नहीं सुनी। हम परी लोग की रानी परी की 2 बेटियां हैं, सोनिया और चांदनी। हम अपने असली रूप में तभी आ पाएंगे जब तुम उस दुष्ट जादूगरनी के पास से पीला और सफेद फूल लेकर आओगी। क्या तुम हमारे लिए इतना कर सकती हो? इस काली पहाड़ी के पास उसी गुफा में वह जुड़ा रहती है। बताओ, क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि कभी भी मुसीबत में आए लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी कठिन परीक्षा से क्यों ना गुजरना पड़ जाए। इसलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। ऐसा कहकर सपना काली पहाड़ी के पीछे जो जादूगरनी रहती थी वहाँ पहुँच जाती है। वह जादूगरनी तपस्या कर रही थी। तभी वह गुफा के अंदर जाती है और पीछे से जादूगरनी के ऊपर हमला कर देती है और उसे बांध देती है और वहाँ से पीले और सफेद फूल उठाती है और गुफा से बाहर निकलने लगती है। तभी वह जादूगरनी कहती है, सुन लड़की, तू उन दोनों परियों की मदद नहीं कर सकती। मेरी सदियों की मेहनत है, मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से जादुई सोने और चांदी के लहंगे बनाकर उस कुएं में फेंका था। अब समय करीब आ रहा था। इस अमावस की रात में उन दोनों लहंगों को जला देती और इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाती। यह तू उसे पीले और सफेद फूल ले जाकर मत दे। इसके बदले में तुझे बहुत सारी धन दौलत देने के लिए तैयार हूँ। सोना, हीरे, जवाहरात, मोती जो चाहे वह ले ले, लेकिन ये फूल मुझे दे दे, उन्हें ले जाकर मत दे। दुष्ट जादूगरनी, तू मुझे धन दौलत का लालच देकर फंसा नहीं सकती, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है लालच बुरी बला होती है और मुझे परियों ने सब बता दिया है कि जैसे ही वे अपने असली रूप में आ जाएंगी तो तू जल भुनकर राख हो जाएगी और मेरी वजह से किसी बुराई का अंत हो जाए। मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। इस तरह सपना धन दौलत का लालच नहीं करती और वह पीले और सफेद फूल ले जाकर दोनों लहंगों को दे देती है। जैसे ही वह दोनों लहंगे फूलों की खुशबू सूंघते हैं तो दोनों परी के रूप में आ जाती हैं और सपना से कहती हैं, हमें आजाद कराने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें कुएं के सोने और चांदी के लहंगे से दोबारा से परी बनाया है। ये एहसान हम तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम बहुत अच्छी हो और लालची तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने लालच नहीं किया, इसलिए हम अपने असली रूप में आ गए। इसलिए हम दोनों तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। हम तुम्हें कुएं के जादुई सोना चांदी के 2 लहंगे देते हैं, जिसकी मदद से अब तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी।
ऐसा कहकर परी कुएं के पास जाती है और वहाँ अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी कुएं के अंदर से दो जादुई सोने और चांदी के लहंगे बाहर निकल कर आते हैं और वह सपना को दे देती हैं। सपना वह जादुई सोने और चांदी के लहंगे लेकर घर चली जाती है और उन्हें छुपा कर रख देती है। अब उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें उससे जो भी काम करने के लिए कहती तो जादुई सोने का लहंगा उस काम को तुरंत कर देता और सपना को जब भी भूख लगती तो वह जादुई चांदी के लहंगे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती और खा लेती और अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से इसी तरह से बच रही थी और एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन टीना और मीना अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी आप इस नौकरानी से कितना ज्यादा काम कराती हैं और खाने के लिए भी 5 दिन में एक बार देती है, फिर भी हट्टी कट्टी काम करती रहती है। अगर आम इंसान हो तो वह तो एक दिन मर ही जाए इतना सारा काम करके, और ये तो ठीक ठाक स्वस्थ हंसी खुशी काम करती रहती है जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीनों माँ बेटी के दिमाग के अंदर सपना को लेकर शक का कांटा गड़ जाता है और वह सपना के ऊपर नजर रखने लगती हैं। और एक दिन तीनों माँ बेटी को पता चल जाता है कि सपना के पास जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। तभी जानकी सपना के पास जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों री मनोज तेरे पास जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं और तूने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। चल हट यहाँ से और ये लहंगे हमें दे, इससे हम बहुत सारी धन दौलत लेकर बहुत अमीर होना है, तेरी तरह मामूली घर का काम नहीं करवाना। टीना और मीना यह जादुई सोने और चांदी के लहंगे लेकर अपने रूम में चलो। जानकी के कहने पर जैसे ही टीना और मीना जादुई सोने और चांदी के लहंगे को हाथ लगाती हैं तो उसके अंदर बहुत तेज करंट निकलता है और दोनों बहनों को बहुत तेज करंट लगता है, जिसकी वजह से दोनों बहनें पागल हो जाती हैं और पागल होकर डांस करने लग जाती हैं। अपनी बेटियों की यह हालत देखकर जानकी को बहुत गुस्सा आता है और जानकी भी जैसे जादुई सोने और चांदी के लहंगे को हाथ लगाती है तो उसे भी बहुत तेज का करंट लगता है और वह बहुत दूर जाकर गिरती है। तभी जादुई सोने के लहंगे से आवाज आती है, दुष्ट औरत, बहुत कर लिया तूने मासूम सपना के ऊपर अत्याचार, अब तू और अत्याचार नहीं कर सकती। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे पागल न करूं तो अपनी दोनों पागल बेटियों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जा। यह जादुई सोना चांदी के लहंगे को कोई भी लालची और बुरे स्वभाव का इंसान हाथ नहीं लगा सकता, उसके साथ ऐसा ही होता है, निकल जाए यहाँ से। जादुई सोने और चांदी के लहंगे जानकी से ऐसा कह ही रहे थे, तभी वहाँ पर किशोर दास भी आ जाता है और उसे भी जानकी और उसकी दोनों बेटियों की सच्चाई पता चल जाती है और वह भी धक्के मारकर तीनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। जानकी अपनी दोनों पागल बेटियों को लेकर सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है और सपना अपने पिता के साथ कुएं के जादुई सोने और चांदी के लहंगे के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में अत्याचार करने के लिए उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन नहीं थी।